Hello students, welcome back to my YouTube channel Indian Judiciary. Jurisprudence, nature and sources of law. ठीक है, jurisprudence को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? न्याय शास्त्र. ठीक है, चलिए नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे jurisprudence की. The word jurisprudence is derived from the Latin word jurisprudentia, which means science or knowledge of law. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है यूजीसी नेट के एग्जाम में. ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस कौन से वर्ड से, कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका ज्यूरिस्प्रूडेंशिया. ठीक है, एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब है? तो साइंस और नॉलेज ऑफ लॉ. नेक्स्ट देखेंगे, जॉन ऑस्टिन कॉल्स ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ. ठीक है, जॉन ऑस्टिन कौन है? ज्यूरिस्प्रूडेंस के फादर हैं. ठीक है, फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफाइन किया है? तो इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को बोला है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है. ये भी पूछा जाता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के फादर कौन है? तो आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन. और उन्होंने कैसे डिफाइन किया है ज्यूरिस्प्रूडेंस को? तो डेफिनेशन आपको जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें इस पर टिक लगाना है, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ. या फिर ये पूछा जा सकता है कि फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ किसने बोला है ज्यूरिस्प्रूडेंस को? तो वहाँ आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन ने. ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट ज्यूरिस्ट. ठीक है, वो पहले ज्यूरिस्ट थे टू मेक ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ साइंस. ठीक है, जिन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को एज अ साइंस बताया है. ही प्रेफर्ड टू डिवाइड ज्यूरिस्प्रूडेंस इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस को जॉन ऑस्टिन जी ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला पार्ट है इनका जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस का और सेकंड पार्ट है पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस. ठीक है, जॉन ऑस्टिन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? तो 2 पार्ट्स में किया है. कौन से 2 पार्ट हैं? एक है जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और दूसरा है पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस. ठीक है, जॉन ऑस्टिन जो थे वो पहले ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को एज अ साइंस बताया है. यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन गए. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम सैलमन. सैलमन ने कैसे डिफाइन किया है ज्यूरिस्प्रूडेंस को? तो सैलमन डिफाइन कर रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस को एज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द सिविल लॉ. ठीक है, साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द सिविल लॉ. नेक्स्ट है अल्पाइन. अल्पाइन कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ये सैलमन की डेफिनेशन है, ये अल्पाइन की है. अल्पाइन ने डिफाइन किया है ज्यूरिस्प्रूडेंस को एज अ नॉलेज ऑफ लॉ. ठीक है, नेक्स्ट है जूलियस स्टोन. जूलियस स्टोन कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस को? एज द लॉयर्स एक्स्ट्रावेंशन. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं. बहुत सारे ज्यूरिस्ट हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे सारी डेफिनेशंस कवर नहीं करनी है. जो इम्पॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू यूजीसी नेट JRF, ठीक है, हम उसे टारगेट कर रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्टडी करेंगे. अब देखिए ग्रे क्या डिफाइन कर रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस को. ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट्स एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन दोज रूल्स. ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है रूल्स का जो कोर्ट के द्वारा फॉलो किया जाता है. ठीक है, अगर कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर छूट रही हैं तो आप परेशान मत होइए, वो हम MCQs और PYQs में कवर कर लेंगे. ठीक है, तो इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा. चलिए अब आते हैं हम नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पे. ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्या प्रकृति है न्याय शास्त्र की? Jurisprudence is the study and theory of law. ठीक है, and it plays a critical role in shaping our understanding of the legal system. ठीक है, jurisprudence जो है वो स्टडी है, थ्योरी है कानून की, जो कि एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है
हमें लीगल सिस्टम को समझने में और उसको एक आकार देने में, ठीक है। दिस फील्ड प्रोवाइड्स इंसाइट्स into the fundamental principles and concept of law, including the meaning of rights, duties, positions, property, and remedies. By examining these concepts, jurisprudence helps us to better understand the role and function of law in society. ठीक है, ये फील्ड जो है jurisprudence हमें प्रोवाइड करती है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और लॉ के कंसेप्ट्स, ठीक है, और हमें समझाती है राइट्स, ड्यूटीज, पोजीशन, प्रॉपर्टी और रेमेडीज के बारे में, और हमें हेल्प करती है सोसाइटी में लॉ के क्या रोल हैं, ठीक है, कानून का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, उनको बेटर अंडरस्टैंड करने में। वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ jurisprudence is its focus on the source of law. This field provides insight into the various sources of law, including statutory law, common law, and constitutional law. Through the study of jurisprudence, scholars and practitioners seek to develop a deeper understanding of how these sources of law interact with each other and how they influence the development of legal system over time. ठीक है, jurisprudence का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वो फोकस करती है सोर्सेज ऑफ लॉ पे, ठीक है, कानून के स्रोतों पे। jurisprudence में कानून के बहुत सारे स्रोत बताए गए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी लॉ, कॉमन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। jurisprudence के स्टडी के थ्रू कुछ स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो ये समझ पा रहे हैं गहराई से कि कैसे सोर्सेज ऑफ लॉ एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं लीगल सिस्टम को डेवलप करने में, ठीक है। Another important aspect of jurisprudence is its role in clarifying the concept of law itself, ठीक है, और दूसरा एस्पेक्ट जो है jurisprudence का वो ये है कि वो अपने आप को ही खुद ही कानून के concepts को clarify कर रहा है। While the law is often thought of as a set of rules and regulations, jurisprudence helps us to understand that law is a complex and multifaceted concept that cannot be reduced to a simple definition, ठीक है। जहाँ कानून को अक्सर रेगुलेशंस और रूल्स के संग्रह में देखा जाता है, jurisprudence हमें हेल्प करता है समझने में कि लॉ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जटिल है और उसके बहुमुखी मल्टीफेसेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक किसी सिंपल डेफिनेशन में रिड्यूस नहीं किए जा सकते। इंस्टेड द लॉ इज अ डायनेमिक एंड इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट दैट इज शेप्ड बाय अ रेंज ऑफ सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है। कानून एक डायनेमिक और इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, गतिशील और विकासशील कॉन्सेप्ट्स हैं लॉ में, जिसको आकार दिया गया है किसके द्वारा, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्टर्स के द्वारा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट jurisprudence इज नॉट अ सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ, ठीक है, rather it is an uncodified law that provides a framework for understanding the legal system as a whole, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो jurisprudence है ये एक uncodified law है, ठीक है, ये कोई सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ नहीं है जो कि प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क्स लीगल सिस्टम को पूरी तरीके से समझने के लिए। jurisprudence serves as the eye of law, providing insights into how the law operates and how it can be used to achieve justice and fairness in society, ठीक है। jurisprudence को हम एक तरीके से देख सकते हैं, it is an eye of law, ठीक है, जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं कि कैसे हम लॉ को ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं सोसाइटी में जस्टिस और फेयरनेस को अचीव करने के लिए। While some scholars view jurisprudence as a science, others view it as a social science, ठीक है, जहाँ पर कुछ scholars jurisprudence को as a science देखते हैं, वहीं कुछ scholars उसको as a social science देखते हैं। अब हम बात करेंगे स्कॉलर्स ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ jurisprudence की, ठीक है। हिस्टोरिकल स्कूल के जो स्कॉलर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, व्यू jurisprudence एज अ सोशल साइंस दैट इज शेप्ड बाय हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है। हिस्टोरिकल स्कूल के स्कॉलर्स jurisprudence को एज अ सोशल साइंस देखते हैं, जिससे हिस्टोरिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक फैक्टर्स के द्वारा आकार दिया गया है। Regardless of how one views
jurisprudence. However, it is clear that this field plays a critical role in shaping our understanding of the legal system and in guiding the development of legal theory and practice over the time. चाहे jurisprudence को कोई कैसे भी देखता हो, समझता हो, ये क्लियर है कि jurisprudence लीगल फील्ड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है हमारे लीगल सिस्टम को समझने के लिए, उसको आकार देने के लिए और समय के साथ कानूनी सिद्धांत और व्यवहार के विकास का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, आई होप अब आपको नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्लियर हो गया होगा। इतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ की। जॉन सेलमन अ लीगल स्कॉलर, ठीक है, जॉन सेलमन एक लीगल स्कॉलर हैं जो कि जाने जाते हैं उनकी आइडियोलॉजीज़ के लिए लॉ की फील्ड में। वो क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, क्लासीफाइड द सोर्सेज ऑफ लॉ इनटू मेनली 2 कैटेगरीज। ठीक है, 2 कैटेगरीज में मेनली इन्होंने सोर्सेज को क्लासीफाई किया है। पहला जो उन्होंने किया है वो है मटेरियल सोर्सेज एंड सेकेंडली फॉर्मल सोर्सेज। ठीक है, जॉन सेलमन जी लीगल स्कॉलर हैं और अपनी आइडियोलॉजीज़ के लिए जाने जाते हैं लॉ की फील्ड में। उन्होंने टाइप्स ऑफ सोर्सेज को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी वो 2 कैटेगरीज हैं? एक है मटेरियल सोर्सेज और दूसरा है फॉर्मल सोर्सेज। मटेरियल सोर्सेज, ठीक है, अब हम मटेरियल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। Material sources of law are those sources from which the law gets its content or matter but not its validity। ठीक है, मटेरियल सोर्सेज में क्या होता है, ये ऐसे सोर्स होते हैं कानून के जिनसे कानून अपना कंटेंट या फिर मैटर प्राप्त करता है लेकिन उसकी वैलिडिटी, लेकिन उसकी आधिकारिकता प्राप्त नहीं करता। अब देयर आर 2 types of material sources which are legal sources and historical sources। ठीक है, अब क्या है, जो मटेरियल सोर्सेज हैं इनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इन्होंने लीगल सोर्सेज की कैटेगरी में और दूसरा हिस्टोरिकल सोर्सेज की कैटेगरी में। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ में। ठीक है, उसमें हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी, एक मटेरियल सोर्सेज, एक फॉर्मल सोर्सेज। अब हम मटेरियल सोर्सेज में 2 सोर्सेज पढ़ने वाले हैं, लीगल सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल सोर्सेज। ठीक है, अब देखेंगे हम लीगल सोर्सेज के बारे में। कानूनी स्रोत जिसे हम बोलते हैं, लीगल सोर्सेज आर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द स्टेट। ठीक है, किसके द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं? स्टेट के द्वारा। विच क्रिएट लीगल रूल्स, जो कि लीगल रूल क्रिएट करते हैं। दे आर ऑथोरिटेटिव इन नेचर, ठीक है, एंड फॉलोड बाय कोर्स ऑफ लॉ। लीगल सोर्सेज अथॉरिटेटिव होते हैं नेचर में और कोर्स ऑफ लॉ के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। These are the sources or instruments that permit newer legal principles to be created। ठीक है, ये सोर्सेज या इंस्ट्रूमेंट जो कि परमिट करता है नए लीगल प्रिंसिपल्स को क्रिएट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू सैलमन, ठीक है, अब आ गए यहाँ पे सैलमन सर। अकॉर्डिंग टू सैलमन, legal sources of English law can be further classified into 4 categories। अब लीगल सोर्सेज को किसने? सैलमन ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टमरी लॉ एंड कन्वेंशनल लॉ। ठीक है, लीगल सोर्सेज को किसने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है? तो सैलमन ने किया है। अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल सोर्सेज। ठीक है, ये भी हमारा मटेरियल सोर्सेज का एक कैटेगरी है। हिस्टोरिकल सोर्सेज, historical sources are sources that influence the development of law without giving effect to its validity or authority। ठीक है, ऐतिहासिक जो स्रोत हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कानून के डेवलपमेंट को बिना उसकी वैलिडिटी और अथॉरिटी को इफेक्ट किए। ठीक है, उसकी वैधता और अथॉरिटी को इफेक्ट किए बिना लॉ के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन से सोर्सेज? हिस्टोरिकल सोर्सेज। These sources influence legal rules indirectly। ठीक है, indirectly influence करते हैं। The difference between legal and historical sources is that
All laws have a historical source but they may or may not have a legal source. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है किस किस के बीच, लीगल सोर्सेज के बीच और हिस्टोरिकल सोर्सेज के बीच, वो ये डिफरेंस है कि सभी कानून, जितने भी कानून हैं, उनका कोई ना कोई हिस्टोरिकल सोर्स होता है, ऐतिहासिक स्रोत होता है, लेकिन सभी कानूनों का लीगल सोर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी लॉस का लीगल सोर्स हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल सोर्सेस। दो कैटेगरी थी, एक थी मटेरियल सोर्स। ठीक है, एक बार आप और देख लीजिए, जॉन सैलमन डिवाइड कर रहे हैं कैटेगरी में सोर्सेस को, मटेरियल सोर्स और फॉर्मल सोर्स। मटेरियल सोर्स में हमने दो टाइप्स पढ़ लिए, लीगल सोर्स और हिस्टोरिकल सोर्स। अब लीगल सोर्स को सैलमन ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टमरी लॉ एंड कन्वेंशनल लॉ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर हमने हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल सोर्सेज। ठीक है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ आर द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द स्टेट मैनिफेस्ट इट्स विल। ठीक है, फॉर्मल सोर्सेज वो सोर्सेज हैं, इन्हें हम बोल सकते हैं औपचारिक स्रोत। ऐसे स्रोत हैं जिनके द्वारा कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य अपनी इच्छा प्राप्त कर सकता है, जिनसे इन जनरल स्टैट्यूट्स एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स आर द मॉडर्न फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ। अच्छा, मॉडर्न फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ क्या क्या हैं? स्टैट्यूट्स, कानून, और जुडिशियल प्रेसिडेंट। ठीक है, न्यायिक। मिसाल, लॉ ड्राइव्स इट्स फोर्स, अथॉरिटी एंड वैलिडिटी फ्रॉम इट्स फॉर्मल सोर्सेज। ठीक है, लॉ ड्राइव करता है उसका बल, उसकी अथॉरिटी और उसकी वैलिडिटी फॉर्मल सोर्सेज से। अकॉर्डिंग टू कीटोन, अब आ गए यहाँ पे कीटोन। द क्लासिफिकेशन गिवन बाय सैलमन वॉज फ्लॉड। ठीक है, जो सैलमन ने ये जो क्लासिफिकेशन दिया है मटेरियल सोर्सेज का और फॉर्मल सोर्सेज का, वो कीटोन को उनके अकॉर्डिंगली उनको ऐसा लगा कि उसमें बहुत सारे एरर्स हैं और त्रुटियां हैं। कीटोन क्लासिफाइड सोर्सेज ऑफ लॉ इनटू द फॉलोइंग। फिर कीटोन ने क्लासिफाई किया सोर्सेज ऑफ लॉ को। देखिए, मटेरियल सोर्सेज और फॉर्मल सोर्सेज जो कैटेगरीज दी हैं वो जॉन सैलमन जी ने दी हैं। अब कीटोन यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ लॉ को किस किस में? बाइंडिंग सोर्सेज, परसुएसिव सोर्सेज एंड प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ। बाइंडिंग सोर्सेज देख लेंगे हम। जजेस आर बाइंड टू अप्लाई such sources of law in cases. Example of such sources are statutes or legislation, judicial precedents and customs. ठीक है, जजेस बाउंड हैं ऐसे सोर्सेज ऑफ लॉ को अप्लाई करने के लिए। बाइंडिंग सोर्सेज के क्या एग्जाम्पल्स हैं? तो एग्जाम्पल है लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड कस्टम। ठीक है, ये सारी चीज़ों को किसी भी जज पे बाइंडिंग होते हैं, उन्हें ये अप्लाई करना ही करना होता है जब भी वो कोई जजमेंट कर रहे होते हैं। सेकंड, अब हम देखेंगे यहाँ पे परसुएसिव सोर्सेज। परसुएसिव सोर्स होते हैं प्रेरक स्रोत, ठोस स्रोत हम बोल सकते हैं। परसुएसिव सोर्सेज आर नॉट बाइंडिंग बट आर टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हेन बाइंडिंग सोर्सेज आर नॉट अवेलेबल फॉर डिसाइडिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये तो आप सबको पता होगा कि जब भी कोई कोर्ट जजमेंट देती है, ठीक है, कोई भी सुपीरियर कोर्ट, तो जो उसके नीचे के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उन पे ये अप्लाई होता है वो जजमेंट, उन्हें वो जजमेंट अप्लाई करना होता है अगर सेम मैटर है तो। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। परसुएसिव सोर्सेज में यही बोला जा रहा है कि परसुएसिव सोर्सेज बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन उनको कंसिडरेशन में लिया जा सकता है जब बाइंडिंग सोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिसाइड करने के लिए। एग्जाम्पल क्या दिए यहाँ पर इन्होंने? एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल ऑफ सच सोर्सेज आर फॉरेन जजमेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी, इक्विटी, जस्टिस, प्रोफेशनल ओपिनियन एक्सेट्रा। अगर सेम सब्जेक्ट मैटर पे किसी सुपीरियर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है तो जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे वो तो वही
फॉलो करेंगे जजमेंट जो पहले आ चुका है। लेकिन जब कोई ऐसा जजमेंट अवेलेबल नहीं है, जब कोई बाइंडिंग सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तब वहाँ पे परसुएसिव सोर्सेज का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन जजमेंट को कंसिडरेशन में लिया जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी को लिया जा सकता है, इक्विटी, जस्टिस एंड प्रोफेशनल ओपिनियंस को कंसिडरेशन में लिया जा सकता है जब भी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे केस डिसाइड किया जा रहा है। क्लियर? अब हम देखेंगे प्रेसिडेंट एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ। प्रेसिडेंट क्या होता है? जुडिशियल प्रेसिडेंट होती है कोई न्यायिक मिसाल। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा जजमेंट जो पहले आ चुका है। जुडिशियल प्रेसिडेंट refers to the decision given by courts in different cases. A judicial decision has a legal principle that is binding on the subordinate court. ठीक है, जुडिशियल डिसीजन एक लीगल प्रिंसिपल है, एक कानूनी सिद्धांत है जो कि बाइंडिंग होगा सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट पर। वंस अ कोर्ट हैज़ डिलीवर्ड अ जजमेंट ऑन अ पर्टिकुलर केस, the court subordinate to it must abide by the precedent while deciding on similar cases with similar facts. ठीक है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई कोर्ट जजमेंट को डिलीवर करता है किसी पर्टिकुलर केस पे, तो जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनको कंपलसरी हो जाता है, अगर सिमिलर फैक्ट्स हैं उस केस के, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को मानना ही मानना पड़ता है उस जजमेंट को, और उसी के अकॉर्डिंग अपना जजमेंट देना होता है। सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जुडिशियल प्रेसिडेंट इन इंडिया आर द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ केसेस हैं वो जुडिशियल प्रेसिडेंट से ही इंस्पायर होकर यहाँ पर जजमेंट दिए गए हैं। ये देख लीजिए, 4 हैं, इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। पहला केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, 1973। यहाँ पे जो ईयर लिखे हैं ये भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन, नेट के क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि आपको केसेस दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे आपको ईयर वाइज इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। दिस केस इज व्हाट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन इंडिया, प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम बीइंग रिमूव्ड। इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, फंडामेंटल फीचर्स को प्रोटेक्ट करते हुए। ठीक है, सेकंड केस देखेंगे हम, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस है 1996 का। दिस जजमेंट अफर्म दैट द राइट टू डाई डज नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, राइट टू डाई आर्टिकल 21 के स्कोप में नहीं आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता है। द कोर्ट अफर्म दैट एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू डाई विद डिग्निटी। कोर्ट ये मानता है कि हर एक व्यक्ति को मरने का अधिकार है डिग्निटी के साथ। द कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट द राइट टू डाई इन अ डिग्निफाइड मैनर इज नॉट द सेम एज द राइट टू डाई इन एन अननेचुरल वे। ये था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द कोर्ट हेल्ड सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 क्लॉज 3 of the Passport Act 1967 as void since it violated Article 14 and Article 21 of the Indian Constitution. पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 10 डील करता है वेरिएशन, इम्पाउंडिंग एंड रिवोकेशन ऑफ पासपोर्ट एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसका जब हम सबसेक्शन 3 पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है द पासपोर्ट अथॉरिटी में इम्पाउंड or cause to be impounded or revoke a passport or travel document, और clause C बोल रहा है if the passport authority deems it necessary so to do in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of India, friendly relation of India with any foreign country on in the interest of the general public। ठीक है, तो यहाँ पर पासपोर्ट अथॉरिटी को ये एक तरीके से पावर दी गई है, बोल सकते हैं कि वो कभी भी इम्पाउंड कर सकती है या फिर रिवोक कर सकती है या फिर किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट को रिवोक कर सकती है अगर वो ऐसा ज़रूरी समझती है कि वो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के लिए या फिर किसी फॉरेन कंट्री से फ्रेंडली रिलेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और मेनका गांधी के केस में क्या ये चीज़ बोली गई कि ये वाला जो सेक्शन है जो यहाँ पर पावर दी गई है पासपोर्ट अथॉरिटी को, लेकिन अगर ये अथॉरिटी
आर्टिकल 41 और आर्टिकल 21 को वॉयलेट कर रही है तो ये अपने आप में ही वॉइड माना जाएगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इंद्रासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1992 का एक केस है। दिस जजमेंट सेट अ सीलिंग ऑफ 50% ऑफ रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. It also held that the criteria of classifying groups as backward classes cannot be limited to economic backwardness. इंद्रासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट 50% कंपलसरी करता है, निर्धारित करता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और इस जजमेंट में ये भी कहा गया कि जो बैकवर्ड क्लासेस का ग्रुप है, ठीक है, उनके क्राइटेरिया को इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के अकॉर्डिंगली लिमिटेड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, और ये कीटोन के अकॉर्डिंग है। ये जो 3 सोर्सेज इन्होंने अलग से दिए हैं, बाइंडिंग सोर्सेज, परसुएसिव सोर्सेज एंड प्रेसिडेंट एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ, ये कीटोन के अकॉर्डिंग है। और सैलमन के अकॉर्डिंग है मटेरियल सोर्सेज और फॉर्मल सोर्सेज, ठीक है। और यहाँ पर मटेरियल सोर्सेज को सैलमन ने फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, लीगल सोर्सेज में और हिस्टोरिकल सोर्सेज में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, सोर्सेज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्कूल्स में ज़्यादा कुछ आपसे पूछा नहीं जाता है, कौन सा स्कॉलर कौन से स्कूल से बिलोंग करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। बाकी हम MCQs में कवर कर लेंगे जो भी इसके क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पर मैंने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, फैक्ट्स हैं, बस उनको ही नोट्स बनाए हैं। Jurisprudence is the hypothesis and investigation of law. It considers the cause and idea of law. Law has an unpredictable idea. Its comprehension differs from individual to individuals. Everybody has an alternate perception of the law. The article discusses the 5 schools of jurisprudence. ठीक है, देखिए ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक परिकल्पना है, एक इन्वेस्टिगेशन है, एक जांच है कानून की। ये कंसीडर करती है कॉज एंड आइडिया ऑफ लॉ। कानून में अनप्रेडिक्टेबल आइडियाज़ हैं, इसका जो कॉम्प्रीहेंशन है वो अलग करता है एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से, और सभी का कानून के लिए एक अलग ही परसेप्शन है। अब जो 5 स्कूल बताए गए हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में वो कौन से हैं? फिलोसॉफिकल स्कूल, ठीक है, इनके जो स्कॉलर्स हैं वो हैं ग्रोशियस, इमैनुअल कैंट एंड हेगल। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा स्कूल से कौन सा स्कॉलर बिलोंग करता है। सेकंड है आपका हिस्टोरिकल स्कूल, इनके स्कॉलर हैं सेविग्नी, सर हेनरी मैने एंड एडमंड बर्के। थर्ड है आपका रियलिस्टिक स्कूल, इनके स्कॉलर्स हैं ओलिवर होम्स, कार्ल लेवेलिन, कार्ल ऑलिव क्रोना। चौथा आपका स्कूल है सोशियोलॉजिकल स्कूल, इनके स्कॉलर्स हैं मॉन्टेस्क्यू, ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, ड्यूगिट एंड रॉस्को पाउंड। अब 5वां स्कूल है आपका एनालिटिकल स्कूल, ठीक है, इसके जो मेन स्कॉलर हैं वो हैं ऑस्टिन और जर्मी बेंथम। ऑस्टिन है फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, और जर्मी बेंथम है ऑथर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये आपको याद रखना है। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब जो आपसे मेन डेफिनेशन पूछी जाती है किसी भी स्कॉलर की, तो आपसे कैंट का पूछा जाता है, हेगल पूछा जाता है, सेविग्नी इम्पॉर्टेंट हैं, सर हेनरी मैने इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, ओलिवर होम्स इम्पॉर्टेंट हैं, कार्ल ऑलिव क्रोना इम्पॉर्टेंट हैं, मॉन्टेस्क्यू, ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, रॉस्को पाउंड, ड्यूगिट, ये सोशियोलॉजिकल स्कूल के तो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, एंड ऑस्टिन और जर्मी बेंथम तो हैं ही। इन्हीं लोगों की आप मेन डेफिनेशन पढ़ के जाइए एग्ज़ाम के लिए, और अगर इन्होंने कोई थ्योरी दी है या फिर उनकी कोई बुक है वो याद करनी है आपको, और कौन से स्कूल से ये लोग बिलोंग कर रहे हैं ये याद रखना है। स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हम यूनिट 1 के 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ एंड स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस।
कल हम लॉ एंड मॉरलिटी एंड कंसेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। अगर आज की वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप हमें से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इन 2 टॉपिक से रिलेटेड जो भी MCQs होंगे, ठीक है, या जो भी PYQs होंगे, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक में छूट गया है, वो हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। उसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।